हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्राउन रूल के बारे में। अब तक हमने पढ़ा था 1857 से पहले का, ठीक है। 1857 से पहले जो कुछ भी हुआ तो वो कंपनी रूल के अंडर आता है। और आज हम पढ़ेंगे क्राउन रूल के बारे में जो 1858 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि 1857 के रिवॉल्ट के बाद इन्होंने गवर्नमेंट के हाथ में सब कुछ दे दिया, इसलिए उसे क्राउन रूल कहते हैं। द सिग्निफिकेंट एक्ट वाज इनैक्टेड इन द वेक ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, ठीक है। ये एक्ट आया जब रिवॉल्ट ऑफ 1857 छिड़ा उसके बाद। ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिपाही म्यूटनी। द एक्ट ऑल्सो नोन एज एक्ट फॉर द गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया। तो ये जो इसको सिपाही म्यूटनी भी बोलते हैं, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस एक्ट को जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, और इन्होंने अबॉलिश कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया और पावर्स जो है ट्रांसफ़र कर दी गवर्नमेंट को। टेरिटरीज एंड रेवेन्यू टू ब्रिटिश क्राउन, टेरिटरीज भी ट्रांसफ़र होगी ब्रिटिश क्राउन को, और रेवेन्यू जितना था वो भी ट्रांसफ़र हो गया हमारे ब्रिटिश क्राउन को, और हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। फीचर्स इस एक्ट के क्या थे? इट प्रोवाइड दैट इंडिया हैंस फोर्थ वॉज टू बी governed by and in the name of Her Majesty. It changed the designation of Governor General of India to that of Viceroy of India. तो पहले बन गए थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग, जो थे हमारे लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स नहीं थे, सॉरी फॉर टेकिंग योर टाइम गाइस। लॉर्ड विलियम बेंटिक थे जो हमारे पहले वॉइस रॉय बने थे, पहले हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे, ठीक है। उसके बाद आगे हमारे पहले वॉइस रॉय ये 1858 के एक्ट में आया कि पहले वॉइस रॉय जो है इंडिया के वो बनाए जाएंगे। अब गवर्नर जनरल की पोस्ट को ख़त्म कर दिया जाएगा और वॉइस रॉय ऑफ इंडिया बनाए जाएंगे, और वो बने हमारे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उसके बाद इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। इन्होंने सिस्टम जो पहले था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, एक जो था वो कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था, दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल कमर्शियल चीज़ों को संभालता था, ठीक है। और ये हमारे रेवेन्यू और मिलिट्री वगैरह को संभालते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इट क्रिएटेड अ न्यू ऑफिस, इन्होंने न्यू ऑफिस बनाया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बनाया एक नया। वेस्टेड द कंप्लीट अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अ मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड वाज रिस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। इन्होंने एक नया अब क्रिएट कर दिया, न्यू ऑफिस बनाया इन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश कैबिनेट का बंदा होगा, ठीक है। और वो रिस्पॉन्सिबल होगा इंडियन गवर्नमेंट में जो भी चीज़ें अब से होंगी, ठीक है। इट इस्टेब्लिश 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इन्होंने 15 मेंबर काउंसिल बनाई, ठीक है, जो असिस्ट करेगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को, ठीक है। द काउंसिल वाज एन एडवाइजरी बॉडी, द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज मेड द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल। काउंसिल जो थी वो एडवाइजरी बॉडी थी, और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो चेयरमैन रहेंगे इस काउंसिल के। इट कॉन्स्टिट्यूटेड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल एज अ बॉडी कॉर्पोरेट कैपेबल ऑफ सुइंग एंड बीइंग सूड इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड। तो ये सू कर भी सकते थे किसी को, और इनको भी सू किया जा सकता था जो हमारे चेयरमैन हैं या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी, ठीक है। द एक्ट ऑफ 1858 was however largely confined to the improvement of administrative machinery by which the Indian government was to be supervised and enrolled and controlled in England. एक्ट 1858 का इसलिए लाया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है सही से चल पाए और गवर्नमेंट जो है वो सुपरवाइज कर सके इंग्लैंड में बैठ के इंडियन गवर्नमेंट को, ठीक है। इट डिड नॉट अल्टर इन एनी सब्सटेंशियल वे द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दैट प्रिवेल्स इन इंडिया। कोई इतना ज़्यादा कुछ इन्होंने अल्टर नहीं किया उसमें जो हमारा सिस्टम इंडिया में चल रहा था, बट फिर भी ये एक्ट आया तो इसलिए हमें पढ़ना पड़ेगा। Indian Council Act of 1861. After the Great Revolt of 1857, the British government felt the necessity of seeking the cooperation of Indians in the administration of their country. तो आफ्टर रिवॉल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिशर्स को लगा कि इंडियंस जो हैं वो नाखुश हैं, तो उनको ऐसा लगा कि हमें इनका कॉपरेशन चाहिए अपने एडमिनिस्ट्रेशन अगर हमें इंडिया में चलाना है। तो इन परसुएंस ऑफ दिस पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन 3 एक्ट्स आर इनैक्टेड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसी के चलते इन्होंने 3 एक्ट जो हैं इनैक्ट किए, ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट ने 1861 का एक्ट, 1892 का और 1909 का। द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1869 इज़ एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो 1861 का एक्ट के बारे में अब हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें इसके क्या फीचर थे? इट मेड अ बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस।
It thus provided Viceroy nominated some Indians as non-official members of expanded council. तो होता क्या है कि अब इनको लगा कि इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन देनी ज़रूरी है, तो इन्होंने इंडियन को रखा लॉ मेकिंग प्रोसेस में, ठीक है। वॉइस रॉय की जो एक्सपेंडेड काउंसिल थी उसमें इन्होंने सोचा कि हम 3 इंडियंस को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इन 1862 लॉर्ड कैनिंग द देन वॉइस रॉय नॉमिनेटेड 3 इंडियंस, और 1862 में लॉर्ड कैनिंग उस टाइम के जो वॉइस रॉय थे उन्होंने 3 बंदों को इंट्रोड्यूस किया। राजा ऑफ बनारस को लिया अपनी एक्सपेंडेड काउंसिल में, महाराजा ऑफ पटियाला को और सदिनकर राव को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन by restoring the legislative powers to the Bombay and Madras presidencies. It thus reserved the centralizing tendency that started from the Regulating Act of 1773 reached its climax चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो इन्होंने दूसरी क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन कर दी, जैसे कि पावर्स इन्होंने सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी के पास रखी हुई थी। 1773 में पावर इन्होंने दे दी बंगाल को, और फिर 1833 में पूरी तरह से छीन के जो है जब वो बने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने 1833 में, तो उनको पूरी तरह से सौंप दी, और बंगाल और उसके पास बॉम्बे और मद्रास के पास कुछ बचा ही नहीं था। लेकिन अब इन्होंने जो है रिस्टोर कर दी पावर्स, उनको वापस दे दी लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। दिस पॉलिसी ऑफ लेजिस्लेटिव डेवोल्यूशन रिजल्टेड इन द ग्रांट ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंसेस। तो कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी प्रोवाइड कर दी इन्होंने प्रोविंसेस को इन 1937 को, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस एंड पंजाब विच वर इस्टेब्लिश्ड इन 1862, 1886 एंड 1897। तो इन्होंने नई लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनाई बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस पंजाब में भी, और 1862 में बनाई बंगाल में, 1886 में बनाई नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में, और पंजाब में बनाई 1897 में। उसके बाद क्या होता है, इट इम्पावर्ड द वॉइसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर more convenient transaction of business in the council. It also gave a recognition to the portfolio system introduced by Lord Canning in 1859। और अब इसमें होता क्या है कि जो पोर्टफोलियो सिस्टम था लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था 1859 में, अब वो भी लागू हो गया। अंडर दिस मेंबर ऑफ वॉइसरॉयज काउंसिल वाज मेड इन चार्ज ऑफ वन और मोर डिपार्टमेंट्स। अब पोर्टफोलियो सिस्टम में होता क्या था कि किसी एक बंदे को इंचार्ज बना दिया जाता था किसी एक चीज़ का, जैसे हेल्थ इंचार्ज हो गया, एजुकेशन इंचार्ज हो गया, वैसे ही वॉइसरॉय की जो काउंसिल होगी उसके बंदे जो हैं वो अब अपना अपना डिपार्टमेंट, 1 या 2 डिपार्टमेंट जो है वो संभालेंगे, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड वॉज ऑथोराइज टू इशू फाइनल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ काउंसिल ऑन मैटर ऑफ दिस डिपार्टमेंट। तो अपने अपने डिपार्टमेंट का ध्यान रखेंगे, ऑर्डर्स इशू करेंगे और अपने अपने डिपार्टमेंट की देखभाल करेंगे। अगला क्या है, 5th, इट एम्पावर्ड द वॉइसरॉय टू इशू ऑर्डिनेंस विदाउट द कंकरेंस ऑफ legislative council during an emergency. The life of such ordinance was 6 months। तो वॉइस रॉय जो हैं वो कभी भी कोई भी रिस्ट्रिक्शन जो है लगा सकते हैं विदाउट बिना मतलब कि पूछे जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी के टाइम पे, और ये ऑर्डिनेंस रहेगी टिल आने वाले 6 मंथ्स तक। So Indian Council Act of 1892, the features of this act were it increased the number of additional members in the central and provincial legislative council but maintained the official majority in them। तो इसमें ये था कि इन्होंने इंक्रीज़ किया नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का, ठीक है, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली में, बट जो मेजॉरिटी है वो ब्रिटिशर्स की ही रही, उनके मेंबर्स की रही। इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट एंड एड्रेसिंग क्वेश्चंस टू द एग्जीक्यूटिव। तो इन्होंने पावर दे दी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को, चाहे वो सेंटर की हो या फिर प्रोविंसेस की हो, कि तुम बजट को क्वेश्चन कर सकते हो एग्जीक्यूट को, ठीक है, उसके एग्जीक्यूटिव से तुम क्वेश्चन कर सकते हो बजट के बारे में, जो भी बजट होगा, ठीक है। इट प्रोवाइड फॉर द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के हैं वो चुने जाएंगे वॉइस रॉय के द्वारा, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। दैट ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर जो हैं उसमें जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भर्ती किए जाएंगे वो बाय द गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर इनको अपॉइंट करेगा ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्यूनसिपैलिटीज़, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर्स, ठीक है। द एक्ट मेड लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज़ ऑफ इलेक्टिंग इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स both in the central and the provincial legislative council. The word election was however not used in the act. The process was described as nomination made on the recommendation of certain bodies। तो इन्होंने इलेक्शन वर्ड का यूज़ कहीं भी नहीं किया इसमें, बस खुद ही मतलब नॉमिनेशन कर दिया मेंबर्स का कुछ सर्टन बॉडीज़ के कहने पे इस एक्ट को ऐसा बोला गया।